Welcome to Nexa Fiction Channel. Rebirth into an Obsessive Novel. चैप्टर 3 विश की नई पहचान। विश कपूर के चेहरे पर छाए गहरे अचरज और शौक को देखकर हवा में तैरते हुए उस छोटे से रोबोट यानी सिस्टम ने अपनी नीली डिजिटल आंखों को थोड़ा और चमकाया। उसने विश के मतलब वाले सवाल का जवाब देते हुए बहुत ही सरल भाषा में समझाना शुरू किया। सिस्टम ने कहा, होस्ट, आप इसे एक तरह का भ्रम या धोखा कह सकती हैं। असलियत यह है कि इस उपन्यास की जो असली हीरोइन है, उसने एक बार अनजाने में उस मुख्य हीरो की जान बचाई थी। उस हीरो का बचपन बेहद दर्दनाक और अकेला बीता था। उसे कभी किसी का सच्चा प्यार नसीब नहीं हुई। ऐसे अकेलेपन के बीच जब उस हीरोइन ने उसकी जान बचाई तो वह अंदर से पूरी तरह हिल गया। और बाद में इस नॉवल के इफेक्ट के वश में आकर वह उस लड़की के लिए इस कदर पागल और ऑब्सेस्ड हो गया कि उसने उसे पिंजरे में कैद कर लिया। रोबोट ने हवा में एक छोटा सा चक्कर काटा और आगे कहा, लेकिन इस जादुई प्रभाव के बावजूद उस हीरो का अंतर्मन जानता था कि यह कोई सच्चा प्यार नहीं है। यही वजह थी कि नॉवल के इफेक्ट में रहने के बाद भी वह उस हीरोइन के लिए कभी अंदर से इमोशनल नहीं हुआ और न ही उसने आज तक उसके साथ कोई फिजिकल कनेक्ट बनाने की कोशिश की। उस हीरो को असल में किसी ऐसे इंसान की सख्त जरूरत है जो उसके इस सूनेपन को समझे और उसे बिना किसी शर्त के बिल्कुल सच्चा प्यार दे सके। और होस्ट, आप भी तो बचपन से अपने मम्मी पापा के जाने के बाद बिल्कुल अकेली रही हैं। आप दोनों एक दूसरे के इस अकेलेपन के दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। इतना बोलने के बाद सिस्टम ने अपनी आवाज को थोड़ा और मीठा किया और विश को मक्खन लगाते हुए चहककर बोला, और होस्ट, आप खुद ही सोचिए ना, आपको इस पूरी दुनिया में इतना ज्यादा हैंडसम, डैशिंग और अरबों की संपत्ति का मालिक हस्बैंड भला कहाँ मिलेगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि वह अपनी लाइफ में आपके प्रति 100% लॉयल भी रहेगा। वह कभी आपको धोखा नहीं देगा। सिस्टम की यह मक्खन लगाने वाली बातें सुनकर विश गहरे विचारों में डूब गई। वह बिस्तर पर शांत बैठी रही, लेकिन उसके दिमाग के भीतर बार बार उस हीरो का वो बेहद हैंडसम, कड़क और रौबदार चेहरा ही घूम रहा था। सच तो यह था कि विश ने अपनी पिछली पूरी 26 साल की जिंदगी में आज तक इतना ज्यादा अट्रैक्टिव और डैशिंग आदमी कभी नहीं देखा था। वह पहली ही नजर में उस लड़के के उस कोल्ड और सीरियस लुक की तरफ अंदर से काफी अट्रैक्ट हो चुकी थी। उसका दिल गवाही दे रहा था कि यह सौदा बुरा नहीं है। उसने अपनी नजरें घुमाईं, सीधे सिस्टम की तरफ देखा और अपनी उसी पुरानी वीके कॉरपोरेशन की मालकिन वाली कड़क आवाज में कहा, ठीक है, मैं इस नए नॉवल वर्ल्ड के नियमों को समझने और तुम्हारी इस बात को मानने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं इस मिशन को पूरा करूंगी। विश के मुंह से हाँ सुनते ही उस छोटे से रोबोट ने चैन की सांस ली। उसकी स्क्रीन पर नीली लाइटें तेजी से टिमटिमाईं। लेकिन इससे पहले कि सिस्टम कुछ और बोल पाता, कमरे में विश की सख्त आवाज दोबारा गूंजी, लेकिन इस खेल को शुरू करने से पहले तुम मुझे सबसे पहले यह बताओ कि मैं इस वक्त इस दुनिया में किसकी बॉडी के भीतर हूँ। मेरा नया नाम और पहचान क्या है? विश के यह पूछते ही सिस्टम तुरंत अपनी पेशेवर आवाज में वापस लौटा और जवाब दिया, होस्ट, आप इस समय इस दुनिया की एक बेहद साधारण और अनाथ लड़की की बॉडी के भीतर हैं, जिसका नाम आलिया मेहरा है। इसकी उम्र इस समय महज 18 साल है। यह बचपन से ही शहर के एक ऑर्फनेज के भीतर पली बढ़ी है। इस समय इसने एक लोकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, लेकिन 5 दिन पहले कॉलेज से अपने घर वापस आते वक्त सड़क पर एक भयानक एक्सीडेंट में इसकी मौत हो गई थी। चूंकि इसकी बॉडी बिल्कुल सही सलामत थी,
इसलिए मैंने बिना समय गंवाए आपकी सोल को इस लड़की के शरीर के भीतर पूरी तरह से ट्रांसफर कर दिया। विश, जिसे अब से हम इस कहानी में आलिया के नाम से ही पुकारेंगे, उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और सिस्टम से अगला सवाल किया। ठीक है, मेरा नाम आलिया मेहरा है, लेकिन मुझे इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर की कोई भी पुरानी यादें या मेमोरीज अभी तक क्यों नहीं मिली? मेरा दिमाग बिल्कुल खाली क्यों है? इस पर सिस्टम ने अपनी स्क्रीन को चमकाया और कहा, ओह, माफी चाहता हूँ होस्ट। मैं वो मेमोरीज अभी आपके दिमाग के भीतर ट्रांसफर करता हूँ। 2 सेकंड रुकिए। जैसे ही सिस्टम ने अपना डिजिटल बटन दबाया, आलिया के दिमाग के भीतर एक बहुत ही धीमा मगर गहरा दर्द शुरू हो गया। उसके बंद दिमाग के पर्दों पर धीरे धीरे उस असली आलिया मेहरा के बचपन और उसके अतीत की एक एक कड़वी और दुखद यादें किसी फिल्म की तरह आने लगी। उन यादों को महसूस करते ही आलिया का दिल अंदर से भारी हो गया। इस शरीर की जो असली मालकिन थी, उसका बचपन अनाथालय के भीतर बेहद दुखी और आंसुओं से भरा बीता था। उसका स्वभाव बचपन से ही बहुत ज्यादा शांत, सीधा और डरपोक किस्म का था। वह कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाती थी और अनाथ होने की वजह से अनाथालय के बाकी शरारती बच्चे हमेशा उसे बहुत तंग करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। यहाँ तक कि उस अनाथालय के जो मुख्य लोग और केयरटेकर्स थे, वे भी उसे काम के नाम पर बहुत परेशान करते थे और उसे मानसिक दर्द देते थे। वह पढ़ाई लिखाई में भी कोई बहुत ज्यादा होनहार नहीं थी, बल्कि एक बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट थी। ठीक 1 महीने पहले, जैसे ही वह पूरे 18 साल की हुई, उसने उस नर्क जैसे अनाथालय को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। अपनी पढ़ाई का खर्चा चलाने के लिए वह शहर के एक छोटे से कैफे में पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। वह बहुत ही मुश्किल से पाई जोड़कर अपनी इस गरीबी और अकेलेपन की लाइफ गुजार रही थी। लेकिन 5 दिन पहले आते वक्त सड़क पर एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। आलिया को अब उस पुरानी आलिया की सारी मेमोरीज और उसके जीवन का पूरा सच बहुत अच्छे से मिल चुका था। उसने एक लंबी सांस ली और अपने नए वजूद को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। इसी तरह देखते ही देखते हॉस्पिटल के भीतर पूरे 5 दिन बीत गए। इन 5 दिनों के भीतर डॉक्टरों की बेहतरीन दवाओं, ड्रिप्स और सिस्टम की जादुई हीलिंग पावर की वजह से आलिया का यह नया शरीर अब पूरी तरह से स्वस्थ और ठीक हो चुका था। आज उसके डिस्चार्ज होने का दिन था। आलिया बेड से उठी। उसने उस पुरानी आलिया के बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक किया, जिसमें उसकी पार्ट टाइम जॉब की बची कुची थोड़ी बहुत सेविंग्स पड़ी थी। उसने काउंटर पर जाकर अपने अकाउंट से हॉस्पिटल का सारा पेमेंट किया और बहुत ही शांत कदमों से चलती हुई उस अस्पताल के गेट से बाहर आ गई। बाहर धूप बहुत तेज थी। आलिया ने सड़क किनारे खड़े होकर एक हाथ दिया और एक खाली रिक्शा को रुकवाया। उसने अपने दिमाग में मौजूद यादों को खंगाला और रिक्शे वाले को बहुत ही सलीके से अपने उस अपार्टमेंट का पूरा एड्रेस बता दिया, जहां इस शरीर की असली मालकिन किराया देकर अकेले रहा करती थी। ठीक 30 मिनट के सफर के बाद वह रिक्शा शहर के एक बेहद साधारण और औसत इलाके में बनी एक पुरानी बिल्डिंग के सामने आकर रुक गया। यह बिल्डिंग देखने में बिल्कुल ठीक-ठाक और सामान्य थी, जहां ज्यादातर मिडिल क्लास लोग और छोटे-मोटे नौकरी पेशा लोग अपना गुजारा करने के लिए किराए पर रहा करते थे। आलिया कार से तो नहीं, बल्कि आज पहली बार इस रिक्शे से उतरी। उसने अपने पर्स से पैसे निकाले और रिक्शे वाले को उसका पूरा किराया चुका दिया। इसके बाद उसने अपने कंधे पर अपना छोटा सा बैग संभाला चलती हुई उस बिल्डिंग के मुख्य प्रवेश द्वार के भीतर दाखिल हो गई। उस पुरानी आलिया का अपार्टमेंट इस बिल्डिंग की 3री मंजिल पर बना हुआ था। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती हुई आखिरकार 3री मंजिल पर पहुंच गई।
गलियारे के कोने में बना कमरा नंबर 304। उसने अपनी जेब से चाबी निकाली, ताले में घुमाई और एक हल्की सी चरमराहट के साथ दरवाजा खुला। आलिया उस छोटे से किराए के अपार्टमेंट के भीतर दाखिल हो गई। रीबर्थ इनटू एन ऑब्सेसिव नॉवेल। चैप्टर 4। अब मिशन शुरू होता है। तीसरी मंजिल पर बने कमरे नंबर 304 का भारी दरवाजा जब खुला तो आलिया ने अंदर आते ही जो नजारा उसके सामने था उसे देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी शिकन उभर आई। वह अपार्टमेंट देखने में बिल्कुल ठीक ठाक और साधारण था, लेकिन वह काफी पुराना हो चुका था। दीवारों का पेंट जगह-जगह से पपड़ी बनकर उखड़ रहा था और पिछले 5 से 6 दिनों से घर पर किसी के न होने की वजह से पूरे कमरों में धूल और गंदगी की एक मोटी परत जम चुकी थी। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ जाले और बिखरा हुआ सामान दिखाई दे रहा था। आलिया ने उस सीलन और धूल भरी हवा में एक बहुत ही गहरी और लंबी सांस ली। उसने अपने कंधे पर टंगे छोटे बैग को एक तरफ टेबल पर पटका। चारों तरफ की इस बदहाली को देखकर उसे इस बात का एहसास बहुत अच्छे से हो गया था कि इस नई दुनिया में टिके रहने के लिए और अपने इस नए वजूद को मजबूत बनाने के लिए उसे अब जल्द से जल्द बहुत सारे पैसे कमाने होंगे। उसने बिना समय गंवाए अपना पर्सनल फोन निकाला और इस शरीर के असली मालिक का बैंक अकाउंट दोबारा चेक किया। स्क्रीन पर जो आंकड़ा फ्लैश हुआ उसे देखकर कोई भी आम लड़की घबरा जाती। अस्पताल का भारी भरकम बिल भरने के बाद अब उस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ महज 2000 रुपए ही बचे थे। इस शरीर की जो ओरिजिनल ऑनर थी उसने पिछले 2 से 3 सालों से उस छोटे से कैफे में दिन-रात कड़ी मेहनत करके पार्ट टाइम जॉब करके जितनी भी पाई जोड़ी थी वह सारी की सारी इस एक्सीडेंट के इलाज में पूरी तरह से खर्च हो चुकी थी। लेकिन आलिया के चेहरे पर इस खाली जेब को देखकर जरा सी भी फिक्र या चिंता की कोई लकीर नहीं आई। वह वीके कॉरपोरेशन की वो मालकिन विश कपूर थी जिसके लिए इस पूरी दुनिया में अगर कोई काम सबसे ज्यादा आसान था तो वह था पैसा कमाना। अपनी पिछली लाइफ में उसे अगर सबसे कम किसी चीज की फिक्र थी तो वह पैसा ही था। उसने मन ही मन एक कड़वी मुस्कान के साथ सोचा, पैसा तो सिर्फ एक खेल है जिसे मैं जब चाहूं और जितनी रफ्तार से चाहूं अपने पास खींच सकती हूं। आलिया ने अपनी इस अमीर सोच को अभी साइड में रखा क्योंकि इस वक्त उसके सामने सबसे बड़ा टास्क इस गंदे घर को रहने लायक बनाना था। उसने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई, एक बड़ा सा कपड़ा और झाड़ू उठाया और पूरे घर की सफाई में जुट गई। उसने किचन के बर्तनों को साफ किया, लिविंग रूम के जाले हटाए और फर्श को पोछे से चमका दिया। लगभग 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद वह पुराना अपार्टमेंट अब पूरी तरह से साफ सुथरा और महकता हुआ नजर आने लगा था। सफाई पूरी करने के बाद आलिया अपने बेडरूम की तरफ बढ़ी। उसने कोने में रखी लकड़ी की एक बेहद साधारण सी अलमारी को खोला। उस अलमारी के भीतर बहुत ही साधारण और सस्ते कपड़े रखे हुए थे। आलिया ने उनमें से एक सादी सी टी-शर्ट और पजामा बाहर निकाला। वह कपड़े बहुत बार पहने जाने की वजह से काफी पुराने हो चुके थे और उनका रंग भी थोड़ा हल्का पड़ चुका था। लेकिन आलिया ने इस गरीबी को पूरी तरह से इग्नोर किया और कपड़े लेकर सीधे बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। बाथरूम के भीतर पहुंचकर उसने जैसे ही शावर ऑन किया, ठंडे पानी की ताज़ी बूंदें उसके शरीर पर गिरने लगी। नहाने के बाद जब वह बाहर निकली और उसने खुद को सुखाया, तो उसकी नज़र अचानक बाथरूम की दीवार पर लगे बड़े से आईने पर जाकर टिक गई। आईने में खुद का अक्स देखते ही आलिया अपनी जगह पर बिल्कुल सुन्न और शॉक रह गई। इससे पहले अस्पताल में मशीनों और पट्टियों के बीच होने की वजह से उसने कभी खुद के इस नए चेहरे को इतने गौर से नहीं देखा था। आईने में जो लड़की खड़ी थी वह बला की खूबसूरत थी।
उसकी त्वचा इस कदर कोमल, साफ और चमकदार थी मानो किसी न्यूबॉर्न बेबी की सॉफ्ट स्किन हो। उसकी आंखें, जो बेहद गहरी और नीले रंग की थीं, इतनी ज्यादा जादुई और सम्मोहक थीं कि इस दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा इंसान सिर्फ एक बार उन आंखों में झांक ले तो वह पूरी तरह से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। उन नीली आंखों के भीतर एक अजीब सी मासूमियत और गहराई छुपी हुई थी। उसके होंठ कुदरती रूप से हल्के गुलाबी और रसीले लग रहे थे, और सबसे खूबसूरत बात थे उसके लंबे, घने और स्याह काले बाल, जो इस समय गीले होने की वजह से उसकी कमर से भी नीचे तक लहरा रहे थे। आलिया अपनी पिछली लाइफ में भी एक बेहद खूबसूरत और अमीर औरत थी, लेकिन इस नए शरीर की कुदरती और जादुई खूबसूरती को देखकर वह खुद दंग रह गई थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक इतनी ब्यूटीफुल और प्यारी लड़की कभी नहीं देखी थी। इस समय गर्म पानी से नहाने की वजह से उसकी गोरी त्वचा पर एक हल्की सी गुलाबी रंगत छा गई थी, जिससे वह किसी स्वर्ग से उतरी हुई परी से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। पूरे 10 मिनट तक आलिया बिना अपनी पलकें झपकाए बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर आईने में खुद के ही इस रूप को निहारती रही। कुछ पलों के बाद वह इस सम्मोहन की दुनिया से बाहर आई और खुद को होश में लाते हुए अपने होठों पर एक गहरी मुस्कान के साथ बुदबुदाई, वाओ! मानना पड़ेगा। वैसे अब जब मैं इस दुनिया में इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव हूँ, तो वह जो इस नॉवल का ऑब्सेसिव और घमंडी हीरो है, वह तो मेरे इस रूप को देखते ही मेरे पीछे पूरी तरह से पागल ही हो जाएगा। उसे तो मेरे जाल में आने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही आलिया के दिमाग के भीतर उस हैंडसम और डैशिंग हीरो का ख्याल आया, उसके होठों पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ गई और उसकी नीली आंखों के भीतर एक अनोखी चमक लौट आई। सच तो यह था कि वह खुद भी अंदर ही अंदर बिना मिले ही उस लड़के के उस कोल्ड और सीरियस लुक की तरफ बहुत तेजी से अट्रैक्ट होने लगी थी। उसका दिल उस हीरो के बारे में सोचते ही सीने के भीतर बहुत रफ्तार से धड़कने लगता था, जो एक अजीब सा नशा घोल रहा था। उसने अपने दिल पर हाथ रखा, खुद को संभाला और बेडरूम से बाहर निकलकर सीधे किचन की तरफ बढ़ गई। दोपहर ढल चुकी थी और सफाई की वजह से उसे इस समय बहुत तेज भूख लगी थी। वैसे तो विश कपूर को अपनी पिछली रईस जिंदगी में कभी खुद से खाना बनाना नहीं आता था। वह हमेशा महंगे शेफ का बनाया खाना खाती थी। लेकिन इस शरीर की जो ओरिजिनल ओनर थी, उसे अपनी गरीबी और अकेलेपन की वजह से बहुत ही साधारण और सिंपल खाना बनाना बहुत अच्छे से आता था। आलिया ने उस पुरानी आलिया की मेमोरीज को अपने दिमाग में खंगाला। उसी यादों के सहारे उसने बहुत ही फुर्ती से किचन में रखा थोड़ा सा पोहा निकाला और अपने लिए एक प्लेट गर्मागर्म पोहा और चाय बनाकर तैयार कर ली। वह डाइनिंग टेबल की छोटी कुर्सी पर बैठी और बहुत ही मजे से उस सादे मगर स्वादिष्ट नाश्ते का आनंद लेने लगी। खाना खत्म करने के बाद वह सीधे अपने बिस्तर की तरफ बढ़ गई। भले ही वह आज हॉस्पिटल से पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुकी थी, लेकिन पूरे घर की इतनी भारी क्लीनिंग और सफाई करने की वजह से उसका शरीर अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा था। वह बुरी तरह थक चुकी थी। जैसे ही वह अपने उस पुराने बेड के मखमली गद्दे पर लेटी, बिस्तर पर लेटते ही उसकी आंखें भारी हो गईं और वह पलक झपकते ही गहरी नींद के आगोश में समा गई। वह इस नए नॉवल वर्ल्ड के सपनों की दुनिया में पूरी तरह खो गई। अगली सुबह जब घड़ी ने ठीक 6 बजने का इशारा किया, तो आलिया की आंखें बहुत ही ताजगी के साथ खुल गईं। पूरी रात की गहरी और शांत नींद ने उसके शरीर की सारी कमजोरी को पूरी तरह से मिटा दिया था। वह बिस्तर से उठी, सबसे पहले बाथरूम में जाकर फ्रेश हुई और अपनी अलमारी से एक बेहद साधारण सी टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहनकर तैयार हो गई।
उसने किचन में जाकर बहुत ही जल्दी अपने लिए 2 सैंडविच बनाए, उन्हें खाया और अपना यह पहला ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद वह अपार्टमेंट से बाहर निकल गई। वह सीढ़ियों से नीचे उतरी और चलते हुए सीधे उसी बाजार में बने एक बड़े और शांत साइबर कैफे के भीतर दाखिल हो गई। सुबह का समय होने की वजह से कैफे पूरी तरह खाली था। आलिया ने काउंटर पर बैठे लड़के को पैसे दिए और कोने में रखे एक हाई स्पीड कंप्यूटर की केबिन वाली सीट पर जाकर बैठ गई। उसने कंप्यूटर ऑन किया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर बहुत ही पेशेवर और जादुई रफ्तार से चलने लगी। उसने आम इंटरनेट की दुनिया को पीछे छोड़ा और कोडिंग के जरिए सीधे इंटरनेट के सबसे अंधेरे और गुप्त हिस्से यानी डार्क वेब के मुख्य सर्वर को हैक करके उसके भीतर प्रवेश कर लिया। डार्क वेब के उस मुख्य पोर्टल पर पहुंचकर उसने बिना समय गंवाए अपना एक बेहद एन्क्रिप्टेड और इंटरनेशनल हैकर अकाउंट क्रिएट किया। उस अकाउंट के यूजरनेम पर उसने बहुत ही गर्व के साथ वही पुराना नाम टाइप किया जिसके नाम से उसकी पिछली जिंदगी में पूरा अंडरवर्ल्ड कांपता था, साइफर ओइन। अकाउंट एक्टिवेट होते ही उसने डार्क वेब के मुख्य फ्रीलांस कोडिंग बोर्ड पर उन सीक्रेट प्रोजेक्ट्स को खंगालना शुरू किया जिन्हें दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां बहुत मोटी रकम देकर भी सॉल्व नहीं करवा पा रही थी। यह एक ऐसा मंच था जहां काम पूरा होते ही क्लाइंट बिना कोई सवाल किए सीधे आपके सीक्रेट अकाउंट में डॉलर्स और पैसे ट्रांसफर कर देता था। आलिया की तेज नजरों ने बोर्ड पर स्क्रॉल करते हुए तुरंत 2 बेहद मुश्किल और हैवी प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट कर लिया। इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में दुनिया की 2 बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के मुख्य डेटा सर्वर और उनकी फायरवॉल को मजबूत और अभेद्य बनाना था जिस पर लगातार हैकर्स हमले कर रहे थे। आलिया के होठों पर एक खूंखार मुस्कान आई। उसने कीबोर्ड पर अपनी उंगलियों को रखना शुरू किया। अगले पूरे 2 घंटे तक उस साइबर कैफे के छोटे से केबिन के भीतर सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड के बटनों की टैप 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 की तेज आवाज गूंजती रही। आलिया की उंगलियां बिना 1 सेकंड के लिए भी रुके हवा की रफ्तार से कोडिंग के लाखों लाइनों के कोड स्क्रीन पर लिख रही थी। उसका शातिर और जीनियस दिमाग दुनिया की सबसे पेचीदा फायरवॉल को चुटकियों में रीडिजाइन कर रहा था। ठीक 2 घंटे की कड़ी और अटूट मेहनत के बाद स्क्रीन पर एक बड़ा सा ग्रीन सिग्नल फ्लैश हुआ, प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीटेड। आलिया ने अपनी पीठ को चेयर से टिकाया और एक लंबी सांस ली। उसी पल स्क्रीन के कोने में बने उसके बैंक अकाउंट का नोटिफिकेशन वाइब्रेट हुआ। उसने जैसे ही उस अकाउंट के बैलेंस पर नजर डाली, वहां का आंकड़ा देखकर उसके होठों की मुस्कान और गहरी हो गई। महज 2 घंटे की कोडिंग के दम पर उसके अकाउंट में सीधे पूरे 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो चुके थे। आलिया मेहरा का वो पुराना और गरीबी से भरा वजूद अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। साइफर क्वीन ने इस नए नॉवल वर्ल्ड के भीतर अपने पहले ही कदम से पूरे मार्केट को हिलाकर रख दिया था। आलिया मेहरा की नई पहचान अब पूरी तरह सामने आ चुकी थी, लेकिन इस साधारण सी लड़की के शरीर के भीतर छुपी थी वीके कॉरपोरेशन की शक्तिशाली और जीनियस मालकिन विश कपूर। अब सवाल यह था, क्या आलिया इस नई दुनिया में अपनी असली ताकत के साथ एक नई शुरुआत कर पाएगी? और क्या वह उस रहस्यमयी, घमंडी और ऑब्सेसिव हीरो के दिल तक पहुंच पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए रीबर्थ इनटू एन ऑब्सेसिव नॉवेल। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और आगे की कहानी के लिए जुड़े रहें।